डिमांड पे हिंदुस्तान ओलंपियाड के सैंपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं आ गया हूँ। ये वीडियो सिर्फ क्लास 7 है। अगर आप किसी और क्लास के हो तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस क्लास का नाम टाइप कर दो और सबसे इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ या लाइव स्ट्रीम आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। और आप चाहो तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दूंगा, ठीक है। क्या क्या आएगा हिंदुस्तान ओलंपियाड में, कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ओके, ये सिर्फ क्लास 7 के लिए। अगर आप किसी और क्लास के हो तो प्लीज़ कॉमेंट, वी विल अपलोड ऑन दैट वीडियो। ओके, तो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पे तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। तो आपको पता ही है 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स के। हर क्वेश्चन आपका 1-1 मार्क्स का होगा, ठीक है। टोटल 5 सेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइड रहेगा: इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा ही, साथ ही साथ आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को स्किप ही मत करो, ठीक है। इस वीडियो को स्किप मत करना, इसमें मैं आपको ये सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताते रहूँगा, ठीक है। तो वीडियो में बने ही रहना, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा सेक्शन ए, मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स यानी कि मैथ से आता है, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो तो आप हिंदी नीचे पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं सिर्फ इंग्लिश वाला रीड कर देता हूँ। तो यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। इक्वेशन आप देख सकते हो क्या है, ठीक है। यहाँ पे आप इक्वेशन देख सकते हैं, ये इक्वेशन है, इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। 3 सबसे पहले देखो, ये सब किस में है, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो देखो 3n हो जाएगा, यहाँ पर 3 को n से मल्टीप्लाई कर दो, 3n हो जाएगा, माइनस लगा दो, 5 इंटू 3 कर दो, इन दोनों को अब इंटू कर दो, क्या होगा, 5 3 क्या होता है, 15, है ना। -15 हो गया, इज इक्वल टू 21 है तो 21 ही रख दो। हमने कुछ नहीं किया, बस जो था क्वेश्चन जो था उसको इस फॉर्म में ले आए, ठीक है। अब देख लो, ये यहाँ तक कर लिया। अब देखो 3n को 3n ही रहने दो, माइनस नहीं, इक्वल टू कर दो, 21 इधर आ गया। ये जो माइनस आपका 15 है ये उधर चला जाएगा तो +15 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका +15 हो जाएगा। तो मिला जुला के आपका 3n किसके इक्वल हो जाएगा, 21 + 15 कितना होता है, 21 और 15 कितना होता है, 36 होता है, 36 होता है ना, ठीक है। मतलब मिला जुला के हमारा क्या निकला, 3n इज इक्वल टू 36, यही निकला ना। तो n इज इक्वल टू 36/3 कर दो, 3 के टेबल में 12 बार में आता है, हमारा आंसर 12 आ गया। देखो कहाँ पर है 12, n इज इक्वल टू 12। देखो ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है, आपका ए नंबर सही आंसर है। यहाँ ए नंबर जो है ये आपका सही आंसर है, ठीक है। अब 2 नंबर देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 नंबर में बोला गया है क्वेश्चन को कि द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज, सर्कल का डायमीटर आपसे पूछ रहा है, ठीक है। मान लो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, आपको इसका डायमीटर पूछ रहा है, ठीक है। ये आपको इसका डायमीटर पूछ रहा है, तो हमेशा याद रखना द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज डबल ऑफ रेडियस, रेडियस का 2 गुना, मतलब सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ये जो 2r है ये आपका बिल्कुल सही है, r फॉर रेडियस, r का मतलब होता है रेडियस, ठीक है। सी नंबर आपका सही है, ठीक है। जो डायमीटर है सर्कल का वो डबल होता है रेडियस के, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी तो यहाँ आपके सैम्पल पेपर में ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले में से मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये रेडियस है ये किसके इक्वल है, डायमीटर में मतलब किसके इक्वल है। जैसे कि आपसे पूछ लिया कि द डायमीटर ऑफ सर्कल है ना क्वेश्चन, तो आपसे पूछ लिया कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू, तो आप बताओगे हाफ ऑफ डायमीटर, रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर, d/2, ठीक है। जो रेडियस है वो डायमीटर के हाफ होता है। आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज, तो इसका तो 2r ही होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, अगर आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछा गया कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू, तो आपको बताना है हाफ ऑफ
डायमीटर, यानी कि d/2। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, मैंने बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लो एक बार। इंपॉर्टेंट, ये 3 नंबर थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा समझो। ठीक है, एक लड़का है राम, मान लो आपकी क्लास का ही एक लड़का है। उसकी जो मम्मी है, राम्स मदर, है ना, उसकी जो एज है, राम की मम्मी की जो एज है वो है 6 ईयर्स, 6 साल है राम की मम्मी की एज। ठीक है, मोर देन 2 टाइम्स। ठीक है, राम की जो मम्मी है उसकी उम्र राम की उम्र से 2 गुने है। ठीक है, 2 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, मोर देन 2 टाइम्स मतलब 2 गुना है। 6 ईयर्स है लेकिन 2 गुना है। ठीक है, राम के उम्र के 2 गुना भी है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इफ राम्स एज इज ए, अगर राम का एज मान लो ए है, ठीक है, A ईयर्स, ठीक है, देन द मदर्स एज इज, तो आपसे पूछ रहा है मदर की एज बता दो क्या होगी। ठीक है, मतलब अगर राम का उम्र जो है वो ए है, ठीक है, तो उसकी माँ की उम्र क्या होगी। तो देखो, मान लो राम की एज ए है, मानना क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है ना राम की एज को ए मानना है, तो मैंने ए मान लिया। ठीक है, यहाँ देखो मैंने ए मान लिया। ठीक है, अब बोल रहा है कि उसकी माँ की जो एज है वो 2 गुना है, तो मैंने यहाँ कर लिया 2 × A। ठीक है, 2 गुना है मतलब 2 × A। ठीक है, और क्या बोला था कि राम की जो मम्मी है वो 6 ईयर्स है, उसकी एज क्या है, 6 ईयर्स है और 2 गुना भी है, तो 6 ईयर्स को जोड़ लो ना, 2A 6, यानी कि 2A + 6। देखो कहाँ पे मैच हो रहा है, हाँ सी नंबर बिल्कुल सही है, 3 नंबर का सी नंबर होगा, 3 नंबर का सी नंबर होगा, 2A + B। ठीक है, समझ में आया। ओके, अब देख लो अगला क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 4 मीटर। आपको एरिया ढूंढना है। ठीक है, इसको स्क्वायर का एरिया ढूंढना है, स्क्वायर का वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लो पेरीमीटर क्या होता है, पहले ये जान लो। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है स्क्वायर के लिए ही कोई, ठीक है, स्क्वायर के लिए, अगर रेक्टेंगल है तो उसका अलग होगा। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × साइड। ठीक है, एक बार डायग्राम बना देता हूँ, समझ जाओगे। ठीक है, ये आपका स्क्वायर है। ठीक है, हाँ ये आपका परफेक्ट स्क्वायर रहा। ठीक है, तो मान लो ये आपका ए साइड है, मान लो ये ए साइड है, मान लो ये ए साइड है, ये ए साइड है, चारों को जब आप ऐड कर दोगे, चारों ए को आप ऐड कर दोगे तो आपकी पेरीमीटर निकल जाएगी। ठीक है, यानी कि 4A भी आप बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ए से साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आप डायरेक्टली 4A भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि एरिया बता दो, एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 4 मीटर। ठीक है, तो जब पेरीमीटर जो है आपके स्क्वायर की वो 4 मीटर दी हुई है, ठीक है, तो लेकिन हम लोग पेरीमीटर का फॉर्मूला जानते हैं, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4A होता है ना, ए से साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ए से साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पेरीमीटर तो ऑलरेडी 4 दी हुई है, तो 4 = 4A, है ना। अब 4A, अब आप डायरेक्टली लिख दो ना, A = 4/4, 4/4 क्या होगा, 1 ही होगा ना, इसको काट दो, 4 कट जाएगा, 1 निकलेगा, है कि नहीं। तो हमारी साइड निकल गई, है ना, तो हमारी साइड निकल गई, कितना निकला, 1 निकला, है ना। यूनिट अभी मैं नहीं बिठा रहा हूँ, 1 निकला। अच्छा मीटर दिया हुआ तो मीटर लिख देता हूँ। ठीक है, दिया हुआ था ना 4 मीटर पेरीमीटर, तो साइड भी 1 मीटर हुआ। ठीक है, अब आपको बोल रहा है एरिया ढूंढने ना, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ढूंढो, है ना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका साइड स्क्वायर, यानी कि आप ए स्क्वायर डायरेक्टली लिख दो ना, ए स्क्वायर। ठीक है, तो 1 पे स्क्वायर बिठा दोगे, क्या निकलेगा, 1 ही निकलेगा ना, लेकिन स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर। अरे देखो 1 मीटर पे स्क्वायर लगाओगे क्या निकलेगा, आप खुद दिमाग लगाओ ना, यूनिट के साथ अगर लगाओगे तो क्या निकलेगा, 1 मीटर स्क्वायर नहीं तो निकलेगा, है ना, कुछ एक्स्ट्रा में नहीं जोड़ रहा हूँ। ए नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, 4 का ए नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो अभी फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, हिंदुस्तान ओलंपियाड में आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, मैं सब कुछ इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ, तो एक बार जाके जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुरंत रिप्लाई होगा। ठीक है, आपको एक्स की वैल्यू दी हुई है 5 नंबर में, एक्स की वैल्यू दी हुई है -2। अब आपसे पूछ रहा है 5x - 2 = कुछ मत करो, आपसे क्या पूछा गया है, 5x -
2 इसकी वैल्यू पूछी गई है ना, और x की वैल्यू साइड में लिख लेते हैं, क्या दी हुई है, -2 दी हुई है, -2 दी हुई है, ठीक है। तो 5 इंटू, इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, 5 और x के बीच में क्या रिश्ता है, इंटू का रिश्ता है ना। तो x की वैल्यू क्या दी हुई थी, -2 दी हुई थी, यहाँ कर लिया -2, ठीक है। तो 5 2 जा, पहले इसको कर लो, ठीक है, पहले इसको कर लो, उसके बाद में उसको करना, ठीक है। पहले इंटू वाला कर लो, बोर्ड मास पढ़ा है ना, पहले मल्टीप्लाई वाला काम कर लेना है। तो 5 2 जा क्या होता है 10, माइनस का साइन है तो माइनस रहेगा, फिर -2, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 12 हो जाएगा, लेकिन बड़े का साइन को फॉलो करते हैं हम लोग, तो 12 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर बिल्कुल सही है, ए नंबर बहुत बार बार सही हो रहा है, ठीक है, तो ए नंबर पे थोड़ा फोकस करना। हाँ, ए नंबर -12 आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। 6 नंबर देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, इसको बताने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बहुत सारे तरीके से बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। वरना ये सब तो आप एक्चुअली पढ़ोगे क्लास 8 9 में, लेकिन थोड़ा अच्छे से बताऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये MCQ वाला है तो उसको आसान से ही मैं समझा देता हूँ, ठीक है। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है 52, बहुत सारी जीरोस लगे हुए हैं, ठीक है। आपको इसको शॉर्ट में लिखना है। देखो क्या होता है ना, कि हम लोग कोई बड़ा चीज़, जैसे कि हम लोग बार बार थैंक यू बोलते हैं ना, थैंक यू बोलते हैं हम लोग, थैंक यू बोलते हैं, लेकिन वही व्हाट्सएप पे जब मैसेज करते हैं तो कैसे करते हैं, THNX, थैंक्स, ऐसे करके करते हैं ना। ये क्या करते हैं लोग, शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे हम लोगों को बोलना होता है इंग्लिश वन जैसे हम लोग लिखते हैं, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं ना, ENG 1, ऐसे करके करते हैं ना। हिंदी ग्रामर है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, हिंदी 1। इंग्लिश लिटरेचर है तो उसको बोलते हैं इंग्लिश 2। तो इस तरह करके हम लोग शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं। वैसे यहाँ पे आपको बहुत बड़ा हुआ नंबर दिया हुआ है, बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है, यहाँ देख लो, इतना बड़ा हुआ नंबर दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसको छोटे से फॉर्म में लिख देना है। ऑप्शन आप देख सकते हो, ठीक है। तो AB आपको दिख रहा है और यहाँ पे CD है, ठीक है, ओके। तो मैं आपको इसका एक ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। इसका तरीका भी है सॉल्व करने का, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। क्या करो, सबसे पहले जीरोस को गिन लो, कितने जीरोस हैं आप टोटल गिन लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल आपके 7 जीरोस हैं, ठीक है। अब ट्रिक पहले सुन लो, 7 जीरोस हैं, इतना बस याद रखना है, 7 जीरोस है, ठीक है। 52 है, 7 जीरोस है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को एक बार चेक करो, बस चेक करना है। अभी ऑप्शन ये सही नहीं है, पर हम लोग चेक करेंगे कि ये वाला इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर ये वाला इसके इक्वल आ रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो करके देख लेते हैं। 5.2 यही है, इंटू 10⁻7 यही लिखा हुआ है ना, ठीक है। अब देख लो, पॉइंट को रिमूव करेंगे, पॉइंट को रिमूव करेंगे, नीचे 10 आ जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, देखो पॉइंट को रिमूव किया, नीचे 10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ 10 से एक 10 कट जाएगा ना, मतलब ये कट के क्या हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा ना, 10⁻6 हो जाएगा ना, मतलब 52 और 10⁻6, मतलब आपका मिला जुला के क्या हो जाएगा, 56 और 6 को जीरो हो जाएगा आपका, 6 को जीरो हो जाएगा, ठीक है। मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, तो 6 को जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ तो मेरा कितना जीरोस था, 7 जीरोस था ना, लेकिन यहाँ तो मेरा 6 ही जीरो हो रहा है, मतलब ए नंबर तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। आपको मैंने ट्रिक बताया, इसका सॉल्व किया जा सकता है, पर ट्रिक बता दिया, तो ए नंबर तो गलत हो गया ना। आप खुद देख लो, यहाँ पे तो मेरा 6 जीरो निकल रहा है, लेकिन यहाँ तो मेरा कितना जीरोस निकला, 7 जीरोस है, तो गलत हो गया, ठीक है। तो अब बी नंबर को देखते हैं, बी नंबर देख लेते हैं। 5.2 इंटू 10⁸ यही लिखा हुआ है ना, ठीक है। पॉइंट को रिमूव करो, 10 आ गया, अब काट लो तो 10⁻7 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 52 और 7 जीरोस आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो मतलब ये तो इसके इक्वल आ गया, ये तो इसके इक्वल आ गया। आपसे यही तो पूछ रहा है, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, तो हाँ बी नंबर के इक्वल होगा, ये बी नंबर के इक्वल होगा, ठीक है। 5.2 इंटू 10⁸ ये इसके इक्वल होगा, हमने प्रूव कर दिया, देखा कैसे किया। तो इसी तरह आपको करना है। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार फिर से देख लो इस वीडियो को, ठीक है। वो इस क्वेश्चन को एक बार वापस से देख लो, समझ जाओगे, ठीक है। बहुत मैंने ईजी लैंग्वेज में आपको समझाया, ठीक है। आई होप समझ गए होगे, ठीक है। अब आपको तो आंसर मिल ही गया, तो ये दोनों ऑप्शन को चेक करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, आपको तो आंसर पता चल गया है ना।
आपने तो चेक कर ही लिया, ठीक है। तो ये सबको अब फिर चेक करके कोई फ़ायदा नहीं है। अब 7 नंबर देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी 7th नंबर। ओके, ये क्वेश्चन यहाँ पे समझने वाली बात है। आपको इन सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस जो आपको डिजिट दिया हुआ है, ठीक है, आपको इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। तो ये मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये बताना है कि किसके इक्वल होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो एक बात पहले जान लो, किसी भी नंबर में किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है, पावर ऊपर में जो लिखा है उसको पावर बोलते हैं, ठीक है। उसका अगर पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल होता है। इस बात को बस याद रखना। किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। जैसे कि यहाँ देख लो, यहाँ पे देखो क्या किया यहाँ पर, 2 0 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। इसका पावर क्या निकला, 1 निकला। इसका पावर क्या निकला, 1 निकला। 1 + 1, इसका पावर क्या निकला, 1 निकला, ठीक है। और इसके पास भी होल पावर 0 ही है, तो 1 2 3, 3 पे भी तो 0 लग गया। और मैंने क्या बताया, कोई भी नंबर हो उसके पावर अगर 0 लगा हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मिला जुला के 1 ही निकल गया। 3 पे भी तो देखो यहाँ पे पावर लग गया 0, ऑलरेडी यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया। क्वेश्चन में 0 लगा हुआ है, आप खुद देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन में ही यहाँ पे 0 लगा हुआ है, यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो जब टोटल का भी पावर 0 हो गया तो 1 ही आंसर होगा ना, है ना। वैल्यू कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, 1, ठीक है। क्रॉस क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बी केयरफुल। ओके, मैं क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है। मान लो 5 0 × 9 0, इसका आपको आंसर कमेंट करना है, ठीक है। इसका आप आंसर कमेंट करो। खैर मैं बता देता हूँ ट्रिक। जब यहाँ पे पावर में ही डायरेक्टली 0 लगा दिया तो इसका वैल्यू से आपको क्या मतलब, यहीं पे 0 लगा दिया तो मतलब इसका भी आंसर 1 होगा, ठीक है। जब फाइनल में यहाँ पे 0 लगा दिया है तो आप इसका तोड़ के कुछ भी वैल्यू निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब फाइनल में यहाँ पे 0 लगा दिया है, पूरा ओवरऑल लगा दिया है, तो अब क्या है ना, तो वैल्यू 1 ही होगा, ठीक है। याद रखना है ये सब बात को। मैंने यहाँ थोड़ा जूम कर दिया ताकि आपको समझ में आए। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर। आपको इस पूरे फिगर में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, इस क्वेश्चन को भी आप कई तरीक़ों से समझ सकते हो, लेकिन मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूँ उसको समझने का, ठीक है। मतलब मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, तरीका है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन में जितनी भी एंगल है, ठीक है, आपको तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। आपके लिए तो मेन है एक्स। आपको ये जो एक्स है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी लाइन है, मान लो ये कोई अगर स्ट्रेट लाइन है, याद रखना जब भी कोई एक स्ट्रेट लाइन हो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन के पास कितने भी एंगल हो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एंगल 1 है, मान लो ये आपका एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ठीक है। ये एंगल 1 है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ठीक है। तो दो एंगल हैं आपके पास। तो एक स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल हैं उसका सम यानी कि उसका ऐड आप जब करोगे तो 180 डिग्री आंसर आएगा, ठीक है। तो एक तो आ गया आपका 70 डिग्री, ठीक है, 70 डिग्री आ गया। आपको अब आप क्या ऐसा ऐड करोगे जिससे 180 डिग्री आंसर आ जाए। क्या आप ऐसा ऐड करोगे जो 180 डिग्री आंसर आ जाए। मैंने आपको क्या बताया, क्या तरीका है। एक स्ट्रेट लाइन में अगर आप कोई भी एंगल फाइंड करोगे तो उसकी वैल्यू मतलब एक स्ट्रेट लाइन में कितनी भी एंगल हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका जो सम है वो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो दिया हुआ है 70 डिग्री, दूसरा क्या होगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो, 110 डिग्री होगा, तभी तो 180 डिग्री आएगा। 110 को 70 से ऐड कर दो, 180 निकलेगा ना। तो यही दिमाग से आप सॉल्व कर सकते हो। ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नो डाउट, है ना। ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज ऑलवेज, देखो आप जब भी सप्लीमेंट्री एंगल्स को जोड़ते हो, सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है इसको जान लो। सप्लीमेंट्री मतलब सिंपली होता है 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर आपसे पूछ जाए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, यहाँ तो पूछा गया है सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होगा, तो ये तो 180 डिग्री होगा, नो डाउट। अभी जो मैंने आपको बताया वही, ठीक है, 180 डिग्री। इसलिए मैंने बताया क्योंकि मुझे लगा ही था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और आ भी गया, ठीक है। तो सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो देखो आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज ऑलवेज, तो इसका आंसर होगा 90 डिग्री,
जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात हो तो 90 डिग्री, लेकिन जब सप्लीमेंट्री एंगल की बात हो तो 180 डिग्री। ठीक है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, है ना। कोई भी अगर डाउट हो रहा है तो आप डायरेक्टली हमें हमारे चैनल में कमेंट में पूछ सकते हो। व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पे थोड़ा समझना तो पड़ेगा, लेकिन देखो ट्रिक बताता हूँ इसको समझने के लिए। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि एक लाइन है विच इंटरसेक्ट, जो इंटरसेक्ट करती है, मतलब काटती है। ठीक है, इंटरसेक्ट करती है दो या दो से ज़्यादा, है ना, टू और मोर लाइन्स एट डिफरेंट पॉइंट्स, लेकिन डिफरेंट पॉइंट्स में। ठीक है, लाइन है ये, मान लो एक लाइन है ये, मान लो एक लाइन है ये, इसको कोई इंटरसेक्ट किया ऐसे, तो हर एक में अलग अलग पॉइंट बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट बनेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? तो ये जो कट है, ये जो इंटरसेक्ट है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट में, तो इस लाइन को हम लोग क्या नाम देंगे? ये वाला जो लाइन है, इसका नाम पूछ रहा है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है ट्रांसवर्सल। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ट्रांसवर्सल। देखो यहाँ पे एक टी जैसा बन भी रहा है ना, ये देखो टी जैसा बन भी रहा है, आपको पता भी चल जाएगा ये टी जैसा बन भी रहा है। ठीक है, तो इस तरह आपको याद रखना होगा, ये टी जैसा बन भी रहा है। ठीक है, तो सी नंबर आपका ट्रांसवर्सल बिल्कुल सही है। ओके, नो डाउट। तो इंग्लिश आ गया। ठीक है, तो मैं फिर से कह देना चाहता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल बिकॉज वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर यू। ओके, सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है 11th नंबर में, टीचर एस्योर्ड, टीचर ने ये एस्योर्ड किया, मतलब श्योर की, मतलब अच्छे से परख लिया, देख लिया, दैट सी वुड डैश दिस सीरियस मैटर, लुक फॉरवर्ड, लुक इनटू, लुक फॉर, लुक इनटू होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, लुक इनटू, टीचर एस्योर्ड दैट सी वुड लुक इनटू दिस सीरियस मैटर, वो इस मैटर में देखेगी, है ना, तो लुक इनटू होगा। ठीक है, तो देखो ये सबको इंग्लिश है ना, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, इसका कोई फॉर्मूला, इसका कोई ट्रिक नहीं होता, होता है रूल होता है, तो वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप एक बार खुद से बोल के भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि लुक इनटू ही होगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तो इस वीडियो को आप बस देखते जाओ, इसी में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इंग्लिश सुनने से आती है। ठीक है, इंग्लिश सुनने से आती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंग्लिश सुनने से आती है। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ नहीं है, इंग्लिश वाले में हिंदी में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो इंग्लिश तो आपको बस समझना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 12th नंबर है आपका क्वेश्चन, आवर फ्लाइट विल डैश इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो आपने सुना होगा फिल्मों में क्या बोलते हैं, टेक ऑफ, है ना, उड़ जाएगी मतलब टेक ऑफ, टेक ऑफ होगा। डी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, कोई डाउट नहीं, ये सारी क्वेश्चन में फंसना नहीं है। ठीक है, ये आपने तो सुना होगा ना, आवर फ्लाइट विल टेक ऑफ इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बोले जाते हैं। ठीक है, बहुत जगह बोले जाते हैं फ्लाइट में, है ना। अब 13 नंबर देख लेते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो अब आपसे पूछा गया है आउटकम, करेक्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। वर्ड्स की आपको करेक्ट मीनिंग को चूज करना है, वर्ड्स के करेक्ट मीनिंग को चूज करना है आपको। बहुत सारे यहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं, 15 दिए हुए हैं टोटल, तीन तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं। ओके, तो आउटकम का मतलब क्या होता है? आउटकम का आपका मतलब होता है कमिंग आउट। बी नंबर आपका सही आंसर है। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है ना। नहीं नहीं, बी नंबर कैसे होगा, आउटकम, एक सेकेंड। तो देखो मैंने अभी आपको ऐसा बोला कि कमिंग आउट इसका मतलब होगा, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि आप भी जब एक एग्ज़ाम दोगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि इसका आंसर कमिंग आउट होगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है, आउटकम का मतलब कमिंग आउट नहीं होता। ऐसे घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें फंसना नहीं है, मैंने आपको दिया कि ऐसे आप फंस सकते हो, ऐसे आपको फंसना नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, रिजल्ट होगा। ओके, आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट। देखो आप लोग बहुत बार बोलते हो ना कि रिजल्ट आउट होने वाला है ना, मतलब आने वाला है। ठीक है, आउटकम होने वाला है, आने वाला है। ठीक है, समझ रहे हो ना। ओके, तो इसका अब मैंने आपको, आप फंसो नहीं इसलिए मैंने आपको खुद फंस के दिखा दिया। ठीक है, इसका आंसर रिजल्ट होगा, ए नंबर। 14 नंबर देख लो, कंजिक्वेटिव, सक्सेसिव, कंटिन्यूअस, फाइनल, कॉन्सिक्वेंट, कौन सा करेक्ट आंसर होगा? थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। ठीक है, ये सब वर्ड्स आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, है ना, प्रैक्टिस करने से ही आपको आएगी। इसकी एक करेक्ट आंसर है ए नंबर, सक्सेसिव। ओके, सक्सेसिव आपकी करेक्ट आंसर है, ए नंबर करेक्ट आंसर है सक्सेसिव। ओके,
कंजक्टिव मतलब सक्सेसिव। ओके, अब 15 नंबर देख लो, रिसाइप्रोकल। अच्छा, मैथ में रिसाइप्रोकल आपने देखा होगा ना, रिसाइप्रोकल नहीं सुना रिसाइप्रोकल? तो रिसाइप्रोकल का मतलब होता है, मैथ में आप लोग करते हो, जैसे 1/a है, ठीक है, तो ये a/1 हो जाएगा, है ना, रिसाइप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अगेंस्ट, अगेंस्ट तो कुछ नहीं होता, डिफरेंट नहीं होता, अपोजिट बिल्कुल नहीं होता, म्यूचुअल होता है। रिसाइप्रोकल का मतलब म्यूचुअल, रिसाइप्रोकल का मतलब म्यूचुअल, कंफ्यूज नहीं होना है, रिसाइप्रोकल मतलब म्यूचुअल। ओके, रिसाइप्रोकल का मतलब म्यूचुअल। ओके, 16 नंबर देखते हैं। अब फाइनली ये खत्म हुआ मीनिंग वाला, तो ठीक है, मीनिंग वाले में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ कुछ वर्ड्स बता दूंगा, इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी या व्हाट्सएप चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगा, तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी अपलोड करूँ तो आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन है कि ही विल कंप्लीट द वर्क वंस ही विल, तो ये जो है ही मतलब कोई लड़का है, ठीक है, वो कंप्लीट कर लेगा अपने वर्क को, कब? वंस ही रीचेस, तो यहाँ पे रीचेस लगेगा, ठीक है, रीचिंग नहीं, रीचेस लगेगा, पढ़ के भी देखो खुद पता चल जाएगा, ठीक है, थोड़ा ग्रामर मुझे बताना पड़ जाएगा वरना, है ना, तो यहाँ रीचेस हो जाएगा। ओके, सी नंबर सही है, रीचेस, ठीक है, सी नंबर सही है, रीचेस। ही विल कंप्लीट दिस वर्क वंस ही रीचेस हियर, जब वो यहाँ पहुंच जाएगा तो वो अपने वर्क को क्या कर लेगा, अपने काम को क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, है ना। टीचर कुड हैव डैश टू पेरेंट्स ऑन दैट डे, तो टीचर्स क्या करेंगी, पेरेंट्स से क्या करेंगी, बात करेंगी, है ना, तो क्या होगा, स्पोकन, है ना, स्पोकन हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर बिल्कुल सही है, स्पोकन। ओके, सी नंबर होगा आपका स्पोकन, यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 18 नंबर देख लो क्या होगा, चूज द रॉन्ग स्पेलिंग, कौन सा इसमें गलत स्पेलिंग है, ठीक है। तो मुझे तो देख के पता चल गया, आपकी नज़र कैसी है वो आप बताना, स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट हो तो पहचान लिया होगा, डी नंबर गलत स्पेलिंग है, ठीक है, सीमेंटरी होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, सिमिट्री लिख दिया है ना, तो यहाँ पे स्पेलिंग गलत कर दिया। ओके, सी नंबर, डी नंबर सही है लेकिन स्पेलिंग गलत है। 19 नंबर देख लो, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है, पहले वो रॉन्ग स्पेलिंग चूज करनी थी, अब करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है, कौन सा होगा, दिमाग लगाओ, मुझे लगता है मेंटेनेंस होगा, है ना, मेंटेनेंस, देख के मुझे पता चल जाता है, ठीक है, मेंटेनेंस होगा, डी नंबर, ठीक है, मेंटेनेंस। ओके, बिल्कुल सही है, मेंटेनेंस, ठीक है। आपको इसमें करेक्ट स्पेलिंग को बस चूज कर लो, है ना, आपको थोड़ी ये सब वर्ड्स को देखना है, करेक्ट मीनिंग देख ली, वर्ड देख लिया तो बस हो गया, है ना। अब 20 नंबर देख लो, करेक्ट होमिनियन ऑफ हेयर, एक सेकेंड, होमियन का मतलब होता है जिसकी आवाज़ एक जैसी हो, जिसकी आवाज़ एक जैसी हो, ठीक है, होमियन का मतलब होता है जिसकी आवाज़ एक जैसी हो, तो यहाँ पे क्या लिखा है, हेयर, HARE, हेयर, इसको आप क्या पढ़ोगे, हेयर पढ़ोगे ना, तो इसकी आवाज़ तो हेयर से मैच होती है ना, हेयर, HAIR, हेयर, जैसे बी नंबर है उसको तो हियर बोले, और सी नंबर भी हियर, है ना, और ए नंबर देयर, तो ये सब तो आवाज़ मैच नहीं हो रहा है, होम्योन मतलब होता है आवाज़ मैच करना, ठीक है, तो हेयर से मैच हो रहा है, हेयर 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 हेयर, ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। बी, डी नंबर बिल्कुल सही है, डी नंबर बिल्कुल सही है, डी नंबर बिल्कुल सही है, हेयर, ठीक है। साइंस में आ जाते हैं हम लोग, साइंस में, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी करना है, साइंस में आ रहे हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग रेट पर मिनट इन एन एडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज, नॉर्मल रेंज बताना है, मतलब आप जो सांस लेते हो कितनी बार सांस लेते हो एक मिनट में, पर मिनट में कितनी सांस लेते हो, एक नॉर्मल इंसान की बात हो रही है, जो क्या है, एडल्ट है ना, एक नॉर्मल इंसान की बात हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 15 to 18 टाइम्स, याद रखना, 15 से 18 बार ही एक नॉर्मल इंसान सांस लेता है, ठीक है, सांस ऊपर नीचे लेता है, जैसे ऐसे करके, ठीक है, 15 to 18 टाइम्स लेता है एक मिनट में, पर मिनट, ठीक है, पर मिनट की बात की गई है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, 15 to 18 मिनट्स। ओके, नेम द टाइनी पोर्स, आपको टाइनी पोर्स बताने हैं जो कि प्रेजेंट हैं, मतलब होते हैं कहाँ पे, इन द लिप्स ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स के लिप्स में होते हैं, ठीक है, क्या करवाते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस को एक्सचेंज करवाते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, ठीक है, टाइनी पोर्स होते हैं छोटे छोटे, मतलब
खुले जगह होते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टोमाटा। स्टोमाटा आर द टाइनी पोर्स, याद रखना है। स्टोमाटा ये प्लांट में पाया जाता है, स्टोमाटा, ठीक है। स्टोमाटा क्या होते हैं? टाइनी पोर्स होते हैं। ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चेस्ट कैविटी इज सराउंडेड बाय, चेस्ट कैविटी जो है, हमारी छाती जो है, वो एक कैविटी है। कैविटी मतलब खाली जगह, ठीक है, खाली जगह। तो ये किसके सराउंडेड है, मतलब ये किससे बची हुई है या किससे घिरी हुई है ना, आपको ये बताना है। तो ये रिप्स से घिरी हुई है, रिप्स से बची हुई है, लेकिन अब आपको बताना है कितने पेयर। तो 12 पेयर्स। पेयर मतलब होता है दो गुना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर, 12 पेयर ऑफ रिप्स। 12 पेयर ऑफ रिप्स, 12 पेयर ऑफ रिप्स, है ना। मतलब 12 पेयर है मतलब 24। आपको कंफ्यूज करने के लिए डायरेक्ट लिख देगा अगर 24 रिप्स, तो ये आपका 24 रिप्स सही हो जाएगा, ठीक है। 24 रिप्स आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ऐसे लिख देता है तो ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए ऐसा करता है, बहुत बार किया है, ठीक है। मैं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो 24 रिप्स हो या 12 पेयर ऑफ रिप्स हो, दोनों ही सही है, ठीक है। ए नंबर होगा 12 पेयर ऑफ रिप्स, ओके। कोई डाउट नहीं है ना, रिप्स से बची हुई रहती है, ठीक है। अब आपसे पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th। दो फ्रॉक्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स। फ्रॉक के पास क्या होती है? पेयर ऑफ लंग्स होती है, मतलब दो लंग्स होती है, ठीक है। दे कैन ऑल्सो, हमारे पास कितनी लंग्स है? एक ही तो लंग्स है ना, एक ही लंग है ना। उसके पास पेयर ऑफ लंग्स होती है। तो दे कैन ब्रेथ थ्रू, तो वो किससे ब्रेथ करती है? वो किससे ब्रेथ करती है? अब आपको बताना है। ऑप्शन है नोज, नोज से ब्रेथ करती है। वो मामूली वो इंसान थोड़ी है जो नोज से ब्रेथ करेगी। हार्ट से तो नहीं कर सकती, है ना। इसकी स्किन से करती है। किससे करती है? स्किन से करती है। फ्रॉग जो है वो स्किन से ब्रेथ करती है, याद रखना है। फ्रॉग जो है वो स्किन से ब्रेथ करती है। इंसान किससे ब्रेथ करते हैं? नोज से करते हैं, लेकिन फ्रॉग किससे ब्रेथ करती है? स्किन से करती है। डी नंबर बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आपको 25 क्वेश्चन करना है, ओके। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि मसल्स जो है, मसल्स, ओके। मसल्स जो रेस्पायर करते हैं, मतलब रेस्पायरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, ओके। तो ज़्यादा इसके बारे में नहीं समझना है, आपने पढ़ा भी होगा 7th क्लास में, ठीक है। तो मसल्स जो हैं वो रेस्पायर करते हैं किसके थ्रू? तो वो मसल्स जो हैं वो रेस्पायर करते हैं अपने, एक सेकेंड, गिल्स रेस्पिरेट करते हैं, ओके। गिल्स के द्वारा रेस्पायर करते हैं। बी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। गिल्स के द्वारा रेस्पायर करते हैं, ठीक है। बी नंबर गिल्स, ओके। 26 नंबर देख लो। हार्ट फ्रॉम हीट, हीट फ्रॉम सन रीचेस बाय द प्रोसेस ऑफ, कौन से प्रोसेस के द्वारा? रेडिएशन, रेडिएशन के द्वारा ही तो आता है ना। कहाँ पे? वहाँ कन्वर्सन, ये सब कहाँ पे होगा? रेडिएशन होगा आपका, ठीक है। सी नंबर बिल्कुल सही है, रेडिएशन, ओके। और 27 नंबर देख लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट? कौन है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। मतलब कौन ऐसा कंडक्टर, मतलब कि जो हीट को पास होने दे, हीट को अपने अंदर आने दे, ठीक है, अपने अंदर आने दे, ठीक है। तो कौन है इनमें से? तो इसका करेक्ट आंसर है सिल्वर, सिल्वर यानी चांदी। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। डी नंबर होगा आपका चांदी, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ आपको। इसमें यहीं पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन है जो गुड नहीं बैड है, गुड नहीं है बैड है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट कौन है? आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है रॉक्स। क्या होगा? रॉक्स। रॉक्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। क्वेश्चन आपका बन गया, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, रॉक्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। एक बार लिख दो, रॉक्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और सिल्वर जो है वो क्या है? गुड कंडक्टर है हीट के, ठीक है। एक बार जाके कमेंट में ये 2 लाइन लिख दो ताकि आपको याद रहे, है ना। 28th नंबर देख लो। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ CO2 इन द एक्सहेल्ड एयर? एक्सहेल्ड एयर में मतलब जो सांस आप छोड़ते हो, इंस्पायर्ड मतलब जब आप सांस लेते हो, लेकिन जब सांस आप एक्सहेल्ड करते हो, छोड़ते हो, तो CO2 की परसेंटेज कितनी रहती है? CO2 मतलब आप समझ रहे हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड की मैं बात कर रहा हूँ। तो 4.4 रहती है, 4.4% रहती है। कौन सा आपका? ये बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर, ठीक है। बी नंबर आपका सही है, 4.4% रहती है। जब आप सांस छोड़ते हो ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज 4.4 रहती है, ठीक है। 29 नंबर देखते हैं, ओके। 29th नंबर, 2 क्वेश्चन बचे हुए, ओके। द रूट सेल्स ऑल्सो नीड टू जनरेट एनर्जी,
ठीक है, तो रूट सेल्स हैं, उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए ऑक्सीजन चाहिए ना। रूट सेल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ऑब्वियसली, है ना। रूट सेल जो जड़ होती है, जड़ के जो सेल हैं उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सी नंबर होगा, है ना। ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो जनरेट कर सके क्या, एनर्जी को। ओके, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 30 नंबर है, लास्ट है आपके पूरे साइंस सेक्शन का, ठीक है। ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारी लंग्स जो है, जो हमारे लंग्स हैं वो क्या करते हैं, आपको इसका आंसर बताना है। क्या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्या एक्सचेंज गैसेस करते हैं, या एक्सपेंड्स करते हैं, या सब कुछ करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एक्सपेंड्स, एक्सपेंड्स होगा, ठीक है। इसका जो आंसर है वो होगा एक्सपेंड्स, हमारी लंग्स एक्सपेंड करती है, सी नंबर एक्सपेंड। आप एक बार लेके देखो, सांस को आप इनहेल करके देखो, आप देखना आपकी लंग्स जो है वो एक्सपेंड करेगी, है ना, थोड़ा दूर भागेगी, है ना। लंग्स आपके कमर के पास रहती है, याद रखना है ना। सॉरी, लंग्स तो आपकी चेस्ट के पास होती है, किडनी कहाँ रहती है, आपकी कमर के पास रहती है, याद रखना है ये सब, ठीक है। अब हम लोग सेक्शन डी में आ गए, जनरल नॉलेज में आ गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से सुनना। आपसे पूछा जा रहा है, फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबेल प्राइज, पहला ऐसा इंडियन बता दीजिए, पहला ऐसा इंडियन बता दीजिए, इंडियन पीपल बता दीजिए जिसने नोबेल प्राइज जीता है, पहला ऐसा इंडियन जिसने नोबेल प्राइज जीता है, और वो कोई नहीं है, वो कौन है, जिन्होंने हमारे जन गण मन को लिखा, वो इंसान है जिसने जन गण मन को लिखा, हमारे नेशनल एंथम को लिखा, और हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उनको उसको उस वंदे मातरम को पहली बार गाया भी, है ना। वंदे मातरम को उन्होंने लिखा नहीं है लेकिन गाया, वो और कोई नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर है। मैंने आपको ये सब बात इसलिए बता दी ताकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं घुमा फिरा के, ठीक है। तो सी नंबर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके, फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज, रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना। आपसे पूछा जाएगा किसने नेशनल एंथम लिखा है, तो वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने पहली बार वंदे मातरम गाया है, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो अब का अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, इंडिया जीती है फर्स्ट ओलंपिक टीम मेडल इन विच स्पोर्ट्स, कौन से स्पोर्ट्स में, तो हमारे अपने फेवरेट हॉकी में, बी नंबर होगा हॉकी, बिल्कुल सही आंसर है हॉकी, ठीक है। बी नंबर होगा आपका हॉकी में, ठीक है। हॉकी के मैच में हम लोगों ने जीता था। हु इन्वेंटेड जेट इंजन, जेट इंजन को किसने इन्वेंट किया है, ठीक है। जेट इंजन को किसने इन्वेंट किया, मतलब किसने खोजा है या बनाया है, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो वो और कोई नहीं, बहुत महान इंसान थे, उनका नाम है सर फ्रैंक विटल, उनका नाम क्या है, सर फ्रैंक विटल, ठीक है। आपका बी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। सर फ्रैंक विटल, सर फ्रैंक विटल, ओके, नाम याद रखना है। एक बार कमेंट कर लो ताकि नाम याद रहे, ठीक है। नाम याद करने का बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, कमेंट कर लो नाम के साथ क्वेश्चन भी, ठीक है, तो आपको याद रहेगा इससे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 34th नंबर, हाउ लॉन्ग अ टाइम इज अ प्रोफेशनल गोल्फर अलॉटेड पर शॉट में कितना, कितना लॉन्ग, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 45 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स, ठीक है। आपका बी नंबर बिल्कुल सही है, 45 सेकेंड्स, ओके, बी नंबर सही है, 45 सेकेंड्स। ओके, 35 नंबर देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉन एज द, इन स्टेट्स ऑफ इंडिया इज नॉन एज द गार्डन ऑफ स्पाइसेस, कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया का, कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जिसको हम लोग बोलते हैं गार्डन ऑफ स्पाइसेस, स्पाइसेस मतलब मसाले, है ना। मसाले के गार्डन किसको बोलते हैं, मसाला का मैदान किसको बोलते हैं, केरला को बोलते हैं, किसके बोलते हैं, केरला को बोलते हैं, नो डाउट केरल को बोलते हैं, है ना, केरला, है ना, केरला को बोलते हैं, ओके, याद रखना है। क्या, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, गार्डन ऑफ स्पाइसेस किसे बोलते हैं, केरल को बोलते हैं, याद रखना है, केरला यानी केरल को बोलते हैं, ठीक है, नाम याद रखना है, केरल को बोलते हैं, ये इंडिया का ही एक स्टेट है जिसको गार्डन ऑफ स्पाइसेस बोलते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, किसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, बेंगलुरु, नो डाउट बेंगलुरु को बोलते हैं, ठीक है, बेंगलुरु को बोलते हैं, बी नंबर बेंगलुरु बिल्कुल सही होगा, ठीक है, बी नंबर बेंगलुरु सही है, ठीक है। 37th नंबर देखते हैं, हु इज द प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कौन है प्रेजेंट अभी का फॉरेन मिनिस्टर इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर कौन है अभी के टाइम में, ठीक है, आपको ये बताना है।
तो इनमें से तो कोई नहीं है, ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से तो कोई नहीं है। पहले तो आपके सुषमा स्वराज थे, डी नंबर होता पहले के टाइम पे। ये एक्चुअली जो सैंपल पेपर, ये पहले का सैंपल पेपर है, ठीक है। पहले मतलब पहले ही बनाया गया था इस सैंपल पेपर को, शायद वो लोग जो हिंदुस्तान ओलंपियाड वाले हैं उन्होंने अच्छे से चेक नहीं किया क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में गलती कर दिया है। अभी के टाइम में एस जय स्वराज है, ठीक है। अभी के टाइम में आपके एस जय शंकर हैं, अभी के टाइम में एस जयशंकर हैं, ठीक है। अभी के टाइम में जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो हैं एस जयशंकर, ठीक है। ये आप एक बार गूगल में जाके सर्च कर लो ताकि आपको याद रहे, एक बार कमेंट भी कर दो ताकि आपको याद रहे, ओके। देखते हैं हम लोग 38th नंबर, ओके। फेमस एस्ट्रोनोमर, कौन है वो फेमस एस्ट्रोनोमर? गैलीलियो। फेमस एस्ट्रोनोमर वाज फ्रॉम विच, तो फेमस एस्ट्रोनोमर कौन है? गैलीलियो है, ठीक है। वाज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, कौन से कंट्री से है? ये जो गैलीलियो है वो एक फेमस एस्ट्रोनोमर है। आपसे पूछा जा सकता है हु इज द फेमस एस्ट्रोनोमर, तो आपका आंसर करना है गैलीलियो, ठीक है। क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बन सकता है, ओके। तो कौन है, कौन से देश से ये आए हैं गैलीलियो, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है इटली, इटली से आए हैं। ए नंबर बिल्कुल सही, इटली से आए हैं आपके गैलीलियो, ठीक है। तो जो फेमस एस्ट्रोनॉमर है गैलीलियो, ये इटली से आए हैं। ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। 39th नंबर, लास्ट सेकेंड नंबर ऑफ जनरल नॉलेज। सब सद्भावना 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 दिवस, अच्छा ठीक है। सद्भावना दिवस, याद रखना, सद्भावना दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? इट्स सेलिब्रेटेड ऑन, कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये कराया जाता है 20 अगस्त को, 20 अगस्त को, 20 ऑफ अगस्त को। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा, ये सब डे वे देख लेना, ठीक है, कि कब क्या क्या होता है, एक बार देख लेना, वरना मैं तो अपलोड कर दूंगा ये सब। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप वीडियो मिस ना करो। अगला क्वेश्चन है, हु रोड द फेमस बुक अ सुटेबल बॉय, किसने लिखा है ये फेमस बुक अ सुटेबल बॉय? ये एक सटेबल बॉय के नाम से एक बुक है, वो बहुत फेमस है। तो ये बुक किसने लिखा है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये लिखा है विक्रम सैथ ने। विक्रम सैथ बहुत बड़े फिल्म मेकर भी थे, ठीक है। वो अच्छे खासे पढ़ाई, उसकी फैमिली जो बैकग्राउंड भी बहुत एजुकेशनल है, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ इनकी स्टोरीज, काफ़ी अच्छी स्टोरीज लिखते हैं। द बॉय हु ब्रोक द बैंक के नाम से आप एक स्टोरी पढ़ोगे, विक्रम सैथ नहीं लिखी है, सॉरी विक्रम सैथ ने वो नहीं लिखी थी, वो तो रुस्किन बॉन्ड ने लिखी थी, ठीक है। तो विक्रम सैथ काफ़ी अच्छे राइटर हैं, ठीक है। उनको, ठीक है। अब हम लोग लॉजिकल रीजनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग, उसका करेक्ट आंसर आपका विक्रम सैथ ही होगा, ठीक है। 40 नंबर का विक्रम सैथ होगा। इन्होंने ही लिखा है सुटेबल बॉय, ठीक है। मैं कोई और स्टोरी की बात कर रहा था, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला, ये हम लोग लॉजिकल रीजनिंग में आपको थोड़ा लॉजिक लगा के रीजनिंग देना है, ठीक है। तो लॉजिक तो आप लगा लेना, मैं वो नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं बस आंसर बता देता हूँ। व्हाट इज द मिडिल नेम बिटवीन सी एंड आई, सी और आई के बीच मिडिल नेम बता दो। सी और आई के बीच का मिडिल लेटर आपको बताना है, मिडिल लेटर बताना है, ठीक है। तो अरे इसमें लॉजिक चलो बता ही देता हूँ। सी है, मान लो सी है और आई है, इसके बीच में कितने सारे लेटर्स आते हैं आपको खुद पता है, कितने सारे लेटर्स आते हैं, ठीक है। तो इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कोई एक चूज कर लो, है ना। इसमें से कोई एक चूज कर लो। देखो एफ आता है, एफ आता है कि नहीं आता? एफ आता है, तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सी और आई के बीच में कौन सा लेटर आता है? एफ आता है। आप एक बार अच्छा से कैलकुलेट कर लो, ठीक है। बता दूं क्या? बता ही देता हूँ। देखो यहाँ पे ना आपके बहुत सारे लेटर्स आएंगे, ठीक है। तो उन लेटर्स के बीच का, सी और आई के बीच का जो मिडिल वाला है, ठीक है, कोई एक ही आएगा, तो उसको आपको चूज़ करना है। तो वो आपका एफ आएगा, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये सी नंबर यानी कि एफ आपका बिल्कुल सही है, ओके। तो देखो 42 नंबर का भी आपका ए नंबर हो जाएगा, 42 का आपका ए नंबर हो जाएगा नॉर्थ, ठीक है। मैं आपको ये सब एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ ताकि, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग इसको खुद से समझ लो, अगर नहीं समझ पाए क्वेश्चन नंबर टाइप कर देना, मैं उस पर फिर से वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप सब्सक्राइब करके बस रख लेना। 43 नंबर का आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो आप ए नंबर पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। ए नंबर हो जाएगा सी टी, ओके। 44 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर 11, ओके।
बी नंबर हो जाएगा 11। मैं आपको सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। और आपका 45 नंबर का आपका सी नंबर हो जाएगा। 45 का आपका हो जाएगा सी नंबर 64। ओके। 46 नंबर का भी आपका सी नंबर हो जाएगा। 46 का भी आपका सी नंबर हो जाएगा 3। ओके, सी नंबर होगा 3। 47 का होगा आपका 47 का आपका बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर 9 हो जाएगा आपका, ठीक है। 47 का 48 का हो जाएगा आपका 48 नंबर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ए नंबर। लॉजिकल रीजनिंग इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, अगर दिक्कत है तो कमेंट करना, बना दूंगा वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी ना, इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 49 नंबर पे आपका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। बटम सेट ए नंबर हो जाएगा आपका बटम सेट, ठीक है। लास्ट बचा है हमारे पूरे सैम्पल पेपर का 50th नंबर। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका विच पेयर ऑफ नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। कौन सा ऐसा नंबर है जो अलग है सबसे, है ना। तो मुझे लगता है इसका करेक्ट आंसर है आपका, एक सेकेंड, यस फाइनली आई गेट इट, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। टी नंबर का करेक्ट आंसर है 16 और 34। 16 और 34 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। डी नंबर। अगर आपको समझना है इस क्वेश्चन को तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो, मैं बना दूंगा इस पर सेपरेट वीडियो। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, और अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्लास 9 हो या क्लास 7 हो या क्लास 8 हो, तीनों क्लास के लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। And one more thing, if you want PYQs of previous years like 2018, 19, 20, 21, 22, 23, so you can directly comment me. I will make video on that topic. Okay, anything more you want to ask, so you can directly comment. Join our WhatsApp channel. Okay, link you get in description box.